गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आपका हिंदी अध्यापक मुकेश शर्मा पतंग कविता 2 दिन से पढ़ा रहा हूँ। आपने पीछे पढ़ा है कि भाई किस प्रकार से सबसे तेज बौछारें सावन के महीने में जो थी, भादों का जो अंधकार का महीना था वो भी बीत गया है और अब उजाला फैल गया है, रोशनी हो गई है, सवेरा हो गया है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। उस सवेरे को, लालिमा को खरगोश की आंखों जैसा लाल बताया है कवि ने, आलोक धनवा ने। शरद ऋतु सभी कठिनाइयों को पार करते हुए बच्चों का आह्वान कर रही है कि भाई शरद कहता है कि मैं पुलों को पार कर, सभी बंधनों को पार करते हुए अपनी तेज साइकिल घंटी बजाते हुए चमकीले इशारों से तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए बुला रहा हूँ, तुम्हारा आह्वान कर रहा हूँ। ठीक है। दूसरे पद्यांश में आपने देखा कि किस प्रकार से वह बच्चों के समूह को चमकीले इशारों से बुला करके आकाश को इतना मुलायम बना दिया है उन्होंने कि बच्चों की जो पतंग है वो आसानी से ऊपर जा सके। इसमें पतंग की जो बनावट है उसके बारे में आगे ये दिखाया था कि भाई वह दुनिया की सबसे हल्की भी, रंगीन भी और सबसे पतले कागज़ से बनी हुई, पतली कमानी से बनी हुई चीज़ है जो आसानी से आसमान में उड़ सकती है। इतनी मुलायम है वो, इतनी कोमल है कि उसके लिए आकाश में बहुत सा खुला स्थान चाहिए और वह शरद ऋतु ने बना दिया है। बच्चों को कहता है कि तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी और आसानी से तुम पतंग को ऊपर ले जा सकोगे। आगे फिर कहता है कि बच्चे किस प्रकार से अपनी उमंगों में, अपने सपनों में इतने खो जाते हैं कि उनके मुख से अनायास ही सीटियाँ, किलकारियाँ निकलनी शुरू हो जाती हैं और तितलियों की से भी कोमल, मुलायम जो है उनकी दुनिया बन जाती है। तीसरे पद्यांश में ये दिखाया कि वे जन्म से ही अपने साथ इतने मुलायम, इतने नरम स्वभाव को लेकर आते हैं कि पृथ्वी भी उनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई उनके पैरों को छूने के लिए लालायित रहती है। जब वे होश हवास खोकर के कठोर छतों पर दौड़ते हैं, उन्हें भी नरम बना देते हैं, वो कोमल बना देते हैं और इतनी आवाज़ करते हैं कि ऐसा लगता है कि चारों दिशाओं से कोई तेज बाजे की, बड़े बाजे की आवाज़ आ रही होती है और वे किसी लचीली डाल के समान, जिस प्रकार से किसी डाली पे झूला डालते हैं तो वह लचीले वेग से कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे आती है, उसी प्रकार से पतंग की डोरी है उसके साथ में अपने आप को लचीला बना देते हैं। वे कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं। अब चौथे पद्यांश में आज आप पढ़ेंगे बेटा किस प्रकार से बच्चे जो हैं बेटा अपने घरों की छतों पे पतंग उड़ाते हुए जब वे अचानक गिर भी जाते हैं तो उन्हें पतंग की जो डोरी है एक उनका सहारा बनता है और वह उन्हें गिरने से थाम लेता है। उनमें दोबारा से पतंग उड़ाने की जो लालसा जागती है, एक धागे के सहारे वे आगे बढ़ते हैं। वे अपने छिद्रों को, अपने रंध्र जो शब्द आएगा लास्ट में वो देखना कि वे किस प्रकार से वे अपने रंध्रों को, छिद्रों को के सहारे जो है वो उनको दोबारा से पतंग उड़ाने के लिए तैयार करता है बेटा। तो इस पद्यांश में आप देखेंगे कि कवि जो आलोक धनवा है वो कहता है कि छतों के खतरनाक किनारों तक, जो बच्चों के लिए बिना किनारों वाली छत होती है बेटा, बिना किनारों वाली जो छत होती है वो कितनी भयानक होती है, खतरनाक का मतलब भयानक होती है, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें। ठीक है।
जहां उन्हें हमेशा गिरने का भय बना रहता है, बिना किनारों वाली छतों से जो गिरने का उन्हें भय रहता है, उस समय गिरने से उन्हें कौन बचाता है? देखना, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। उस समय उन्हें गिरने से जो बचाता है वो है उनका रोमांचित, चंचलता से भरा हुआ जो शरीर है, उसमें जो एक आवाज़ आती है, उनकी धुन, संगीत बजता है, जो चंचलता की जो धुन है वो सुनाई देती है, और वही उसको केवल गिरने से बचाता है। ठीक है, बिना किनारों वाली छतों से गिरने का भय हमेशा जो उन्हें बना रहता है। जब वे पतंग उड़ाते उड़ाते उन छत के किनारों की छोर पर पहुंच जाते हैं, तब केवल पतंग से भरी हुई चंचलता ही उनके शरीर को गिरने से बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है। जो ऊंचाई पे पतंग जा रही है, जो पतंग ऊंचाई पे धड़क रही है, धड़कन है ऊंचाई पे धड़कती हुई, उनकी आवाज़ है। ठीक है, पतंगों की धड़कन है जो ऊंचाइयों पर उन्हें थाम लेती है। ठीक है, पतंग की जो धड़कन है बेटा, जो ऊंचाइयों पे जा रही है, वह उन्हें थाम लेती है। ठीक है, एक तरफ कहा है कि भी उस प्रकार से जो कठोर बिना किनारों वाली छत है बेटा, उसके ऊपर गिरने से तो उन्हें उनकी चंचलता से भरा हुआ जो शरीर है वो बचाता है, और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, रोक लेती है, उनका सहारा मिल जाता है उन्हें, जो पतंग की धड़कन है जो ऊंचाई पे धड़क रही है। महज एक धागे के सहारे पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। महज एक धागा, जो पतंग के साथ में एक धागा बंधा होता है बेटा, डोरी बंधी हुई होती है, ठीक है, रस्सी बनी हुई होती है, केवल उसके सहारे अपने आप को वे रोक लेते हैं। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, क्योंकि उनमें इतनी उड़ान, उनमें इतनी चंचलता आ जाती है कि वह पतंग की डोरी के साथ में ही, पतंग के साथ में वे भी उड़ रहे हैं। उनके मन में भी कल्पनाओं का, आशाओं का जो संचार हो रहा है, वह एक धागे के सहारे, जैसे पतंग एक धागे के सहारे थमा रहता है, उसी प्रकार से एक नई आशाओं के साथ में बच्चों के मन में भी एक नई उड़ान आती है, और वह पतंगों के साथ साथ उनका मन भी उड़ रहा होता है। छोटी सी आशाएं जो है उनको पतंगों के साथ साथ उड़ने के लिए विवश कर रही हैं, उड़ने के लिए बाध्य कर रही हैं। अपने रंध्रों के सहारे, अपने ही छिद्रों के सहारे, उनके शरीर में जो छोटे छोटे छिद्र हैं, रोम हैं, उनके ही मन में जो चंचलता भरी हुई है, उनके सहारे ही वे अपने आप को रोक लेते हैं बेटा। इसे पद्यांश में आपने देखा कि कई बार खतरनाक जो बिना किनारों वाली छत होती है बेटा, बिना किनारों वाली छत होती है, वहाँ से गिरने का भय जो बना रहता है, उस समय उन्हें जो मन की, शरीर की चंचलता जो होती है वह उन्हें रोकती है बेटा। और पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, उन्हें रोक लेती है, उनका सहारा बन जाती है। कौन? पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, पतंग की जो धड़कन है, जो ऊंचाई पे धड़क रही है, वह उन्हें रोक लेती है, थाम लेती है, उनका सहारा बन जाती है। ठीक है, उनका आलम्बन बन जाती है। केवल एक धागा जो है, उनके सहारे ही वे, जैसे पतंग जो होता है बेटा, एक धागे के सहारे उड़ता रहता है, आसमान छूता है, आसमान की ऊंचाइयों में को छू लेता है, उसी प्रकार से बच्चे भी पतंगों के साथ साथ अपनी आशाओं की, अपनी कल्पनाओं की उड़ान भरते रहते हैं अपने रंध्रों के सहारे। देखना लास्ट में जो दिया, अपने रंध्र क्या होते हैं बेटा? छिद्र होते हैं। उनके शरीर के जो रोमांच से भरे हुए छिद्र हैं बेटा, चंचलता से भरे हुए जो छिद्र हैं, उनके सहारे वे उन कठिनाइयों से पार पा लेते हैं। इस कविता का जो लास्ट पद्यांश है बेटा, 5वां जो पद्यांश है, आज ये कविता आपकी पूरी हो जाएगी। इस कविता का लास्ट पद्यांश में ये दिखाया कि अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, जो बिना किनारों वाली छत होती है बेटा, जिस पे कोई रुकावट नहीं होती है, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है, और उनके ऊपर कभी, उनके साथ में वे कभी गिर भी जाते हैं। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, बिना किनारों वाली छतों से अगर वो गिर भी जाते हैं और बच जाते हैं, तब तो
और गिरने के बाद अगर वे बच भी जाते हैं, उन्हें कोई चोट नहीं लगती है, तब भी क्या होता है बेटा, और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं वे, और भी वे निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, उनके मन से भय समाप्त हो जाता है, क्योंकि वे और भी चंचलता से भर जाते हैं बेटा, और भी जोश आ जाता है। सुनहले सुनहले होते हैं सुनहरे रंग की, सूरज माने सूर्य की किरणें, सुनहरे सूर्य की किरणों के सामने दोबारा से पतंग उड़ाने के लिए वे आ जाते हैं, और भी निडर होकर के, और भी साहसी बन जाते हैं वे। कभी देखते हैं बेटा, कई बार बच्चे गिर जाते हैं, गिरते ही एक बार उनके मन में भय जागता है, लेकिन जब वे गिर करके संभल जाते हैं, बच जाते हैं, उन्हें कोई चोट नहीं लगती है, तो वे क्या हो जाते हैं, वे निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं बेटा। उनके मन से सारा भय जो है वो समाप्त हो जाता है, और वे सुनहरी किरणों, अगले ही दिन सूर्य की किरणों के सुनहरी किरणों के आने की आशा में दोबारा से पतंग उड़ाने के लिए लालायित हो जाते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जो धरती है बेटा, उनकी और भी तेज घूमती हुई, क्योंकि वे निडर हो जाते हैं, ठीक है, रोमांच से भर जाते हैं, कपास के समान कोमल भी होते हैं बेटा, तो पृथ्वी भी उन्हें छूने के लिए दोबारा से तेज गति से घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आने के लिए उतावली हो जाती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बच्चे किस प्रकार से कई बार वे खतरनाक किनारों से गिर भी जाते हैं, लेकिन वे उतने ही फिर दोबारा से निडर होकर के दोबारा से पतंग उड़ाने के लिए अगले दिन ही सुबह सूर्य की सुनहरी किरणों के सामने आने के लिए लालायित हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं। उनके मन में एक अलग प्रकार से जोश जाग जाता है, वे निडर हो जाते हैं, निर्भय हो जाते हैं, उनके मन से भय समाप्त हो जाता है, और पृथ्वी उनके कोमल स्वभाव को, कोमलता को, उनकी चंचलता को, उनके उतावलेपन को पाने के लिए, देखने के लिए, उनके बेचैन पैरों के पास आने के लिए उतावली हो जाती है, उनके पैरों के पास आ जाना चाहती है। अब आप बेटा इस कविता के आधार पे आपने अभी तक जो 22 प्रश्न लिखे हैं बेटा, 11 एक दिन बताए थे, उससे आगे जो है बेटा कुछ प्रश्न और बचते हैं जो चौथे और 5वें पद्यांश में आज आए हैं। इसमें प्रश्न नंबर जो आपका 23वां होगा वो होगा पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां, चौथा पद्यांश उसकी चौथी ही लाइन है, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या करती है बेटा, पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या करती हैं। प्रश्न नंबर 24 होगा बेटा आपका, बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है। बच्चों का रोमांचित शरीर क्या करता है। अगला जो प्रश्न है बेटा 25वां होगा बेटा, बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं। बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं। 26वां क्वेश्चन होगा आपका, पृथ्वी किन के बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। पृथ्वी किन के बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है। और 27वां प्रश्न होगा, कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है। कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है। इसके अतिरिक्त बेटा कुछ शब्दार्थ हैं 5-6, उनको नोट करें। रोमांचित क्या होता है। रोमांचित मीन लिखना, इसका अर्थ लिखना है रंध्रों, मात्रे, खतरनाक, सुनहले, बेचैन और निडर। ठीक है बेटा, इन शब्दार्थों को लिखना है और इन प्रश्नों को कंप्लीट करना है बेटा। ठीक है, थैंक यू बेटा, ओके।